नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशाल सक्सेना। आप देख रहे हैं तीसरी जंग का खास कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। दोस्तों, जब भी हम अलीगढ़ शहर की बात करते हैं तो बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और आज उन्हीं प्रतिभाओं में से हमारा सौभाग्य है कि आज हम मौजूद हैं। विशाल नारायण शर्मा जी हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। विशाल जी एक पत्रकार हैं, विशाल जी एक सिंगर हैं और बतौर कवि भी उन्होंने कई मंचों पर कविता पाठ किया है। गलत तो नहीं हूँ सर? बिल्कुल सर। आप उनसे आज जानेंगे इस बात को कि किस तरीके से आप इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं और लोगों को क्या आप कुछ बताना चाहते हैं। सर, कैसे सिंगिंग की शुरुआत हुई, कैसे इस फील्ड में आए आप और मंच पर कैसे पहुंचे, क्योंकि बड़ी हेजिटेशन होती है लोगों को बोलने में। मैं विशाल जी एक बात बताऊँ जी। आप पढ़ लिख कर बहुत कुछ बन सकते हैं जी। लेकिन कलाकार नहीं बन सकते जी क्योंकि कहीं ना कहीं कलाकार जन्मजात कलाकार होता है। जी उसमें जो लक्षण होते हैं वो जन्मजात होते हैं जी जी कुछ बच्चों में। जी क्या ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल मानता हूँ सर। हाँ। तो मेरा भी यही मानना है कि ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ हैं वो कहीं ना कहीं जन्मजात हैं। जी मैं जब बचपन में छोटा था तो मुझे गीत सुनने का शौक था जी और सुनने के बाद फिर मैंने इसकी दीक्षा ली। जी दीक्षा भी ली। हाँ जी। अलीगढ़ आया मैं आगरा से जी और मैंने यहाँ तानसेन संगीत विद्यालय समदोर पर मैंने शिक्षा हासिल की जो कि चंडीगढ़ से यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है जी और उसके बाद 2004 में मैंने डिप्लोमा किया। जी वहीं से मुझे 1992 1992 में जी मुझे आगरा आकाशवाणी केंद्र में भेजा गया और वहीं पर कुछ नॉन फिल्मी गज़लों को मैंने वहाँ गाया। जी तो मेरे साथ संगीत का कला केंद्र की डायरेक्टर मीनाक्षी नागपाल, पंकज मल्होत्रा, नीरज शर्मा और मैं चार लोग अलीगढ़ से जी अपने महाविद्यालय से गई थी और वहाँ हमने प्रस्तुति प्रदान की। ये 1992 की बात है। जी। क्या लगता है सर, एक प्रेरणा स्रोत होता है हर कोई कि मतलब माता पिता से सीखे हैं कि किसी दोस्त से के साथ में सीखे हैं। डिप्लोमा वगैरह तो बाद में मन बनता है ना, पहले कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है। तो वो सौभाग्य कहाँ से प्राप्त वो हुआ? मुझे अपने घर से मिला है। जैसे माँ से मिला है और मेरे परिवार से मिला है। तो माता जी सिंगिंग करती थी? हाँ, माता जी को गाने में बहुत रुचि थी। जी। हाँ, मुकेश के गाने उनको ज़्यादा पसंद थे। तो घर में सुना करती थी? हाँ, वो सुना करती थी वो कभी कभार। अच्छा, एक बात देखिए, सर के फादर एडवोकेट थे जहाँ तक मुझे जी। अभी तक मैंने आपसे जानकारी ली है, और माता जी गवर्नमेंट सर्विस में थी, जी साथ में सिंगिंग का शौक रखती थी। जी। तो कैसे एडवोकेट और गाना एडवोकेट कैसे, ये सब परिवार में कैसे मिक्स हुआ? ये वैसे तो वो शुरुआत में गृहिणी थी, बाद जी। में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दी। जी लेकिन कहीं ना कहीं किसी में कोई प्रतिभा होती है और जी। प्रतिभा उनके जो छात्र जब वो पढ़ा रही थी तब से। जी। अच्छा, पहला गाना कौन सा गाया, कब मतलब मिला कि आज मंच पे जाना है, परफॉर्म करना है? तो हाथ पैर ऐसे थर कांपे थे हाँ, क्या? ऐसा हुआ। क्योंकि युवाओं के साथ में होता है और अक्सर जब भी हम मिलते हैं नए कलाकारों से तो वो कहते हैं कि हाथ पैर ऐसे कांपते हैं, पहली बार कैसे लोग रिएक्ट करेंगे। विशाल जी, मैं आपको बता दूँ, मैं जब 8th में था जी और मैं आपको ये बात साझा कर रहा हूँ जी कि मेरी क्लास के कुछ लड़कों ने मेरा नाम लिखवाया जी। और वो भी मुझसे बगैर पूछे। तो आपकी प्रतिभा को जानते होंगे, इसीलिए लिखा दिया। अब उन्होंने मुझे कहीं सुना होगा, जी, जी। क्लास में मैंने गाया होगा, उसी को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मेरा नाम लिखवा दिया। जी और मैंने पहला गीत इस व्यक्ति का गाया था, मैं आपको बता दूँ अगर आपने पूछा है तो। जी और देशभक्ति गीत जब मैं गा रहा था तो मेरे सामने गुरुजन थे, मेरे सामने पूरा इंटर कॉलेज के छात्र थे। जी तो वहाँ एक बार मेरा ज़रूर पैर अंदर ही अंदर थोड़ा सा कंपन महसूस किया था। बहरहाल उसके बाद और आज तक कभी नहीं। मैंने कभी कंपन महसूस नहीं किया। मैंने हज़ारों पब्लिक में गाया लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, पहली बार, अब वो भी 8 साल में, 8th क्लास में थे आप। अब बचपन की बात है, सर को अच्छे को सर मंच लगता है। आज भी बड़े बड़े योद्धा जब मंच पे जाते हैं तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। एक बच्चे के साथ में ये होना स्वाभाविक है। तो अभी क्या अनुभव है, किस तरीके से लेते हैं आज की सिंगिंग और आज से आप उस समय की सिंगिंग को? सर, आजकल लोग शॉर्टकट अब ज़्यादा अपना रहे हैं जी। और मैं शॉर्टकट में विश्वास नहीं करता। जी। मैं विश्वास रखता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति को आगे बढ़ना हो तो उसको विधिवत इसकी शिक्षा लेनी चाहिए, संगीत की तालीम हासिल करनी चाहिए और ख़ास तौर से ज़्यादा ना हो तो कुछ रागों का ज्ञान, कुछ और उसकी ताने, जी सरगम जी और उसको हारमोनियम के साथ रियाज बहुत ज़रूरी है। तभी उसके गल में भराव आएगा, जी। तभी वो स्वरों को समझ पाएगा और स्वरों की बारीकियों को जान पाएगा और खुद अच्छा गा पाएगा। एक सवाल मैं लेता हूं और मुझे लगता है कई लोगों के जहन में ये सवाल होगा।
सिंगिंग करते समय सुर और ताल का होना आवश्यक है कि आज आपने कहा शॉर्टकट लेते हैं, तो आजकल के सिंगर किस तरीके से ये चीज़ जानते नहीं है क्या? वो ट्रैक सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, ट्रैक सिस्टम पर वो क्या है, कंप्यूटराइज ट्यून है, कंप्यूटराइज धुन है, कंप्यूटराइज कॉर्ड है। तो वहाँ अगर सेकंड भी अगर आप लेट हो जाती है तो पूरा मैनेज करते हैं। हाँ, वो मैनेजमेंट हो जाएगा आपका, गड़बड़ हो जाता है जी। गाना बिगड़ जाता है, रिदम भी अपने हिसाब से फीड होती है वो। जी जब आप लाइव गाते हो तो ऐसा नहीं होता है। जी। आज एक खुलासा और करवाऊंगा सर से, क्योंकि पत्रकारिता पर हम बात करेंगे, लेकिन सिंगिंग को लेकर के सर एक मुझे ये बताइए, अलीगढ़ में खास तौर पर जिन लोगों के साथ में आपने काम किया हो, जी। आपने परफॉर्म किया हो, उनमें से कोई एक ऐसा नाम जो आज भी आपको याद आता है कि नहीं यार सिंगर है तो मतलब ये बंदा जमता है आपको, कौन है? मैं अगर बात करूँ तो सगी शैली जी अलीगढ़ का नाम जो जिन्होंने, आपने परफॉर्म किया उनके साथ? हाँ मैंने उनके साथ गाया जी जी। और उनका नाम सगी शैली जी मुकेश को गाते हैं और वो सुरों को पिरो के रखते हैं। जी बेस भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है उनका जी और मेलोडी भी है। जी। जब हारमोनियम और वो लेकर के इंस्ट्रूमेंट लेकर के लोग बैठते हैं आपके साथ, जी। तो ढोलक कौन अच्छी बजाता है? और ढोलक की बात अगर करी जाए तो भिक्षा पंडित जी है। जी। आज ये इंटरव्यू सब लोगों के पास पहुंचेगा और मुझे लगता है वो लोग आपकी बात को सुनेंगे। तो किस तरीके से युवाओं को क्या संदेश देंगे आज ये सिंगिंग में अगर आ रहे हैं, तो क्या वेश बना करके आए, क्या तैयारी करके आए आप? सबसे पहले तो हमारा को अनुसार वो अपनी शिक्षा हासिल करें, मतलब जो एजुकेशन है जी वो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो। जी और दूसरी अगर संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उसकी भी शिक्षा उनको अनिवार्य रूप से जी, देनी चाहिए, जी। क्योंकि जब वो यहाँ से एक प्रदेश से और राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे और राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे तो वहाँ पर उनको शिक्षा की जरूरत जी। पड़ेगी, वहाँ उनको तालीम की जरूरत पड़ेगी, वहाँ उनको अपना हुनर दिखाना होगा, वहाँ उनको अपना अंदाज बताना होगा। जी हम कभी किसी को कॉपी करेंगे तो वो यहाँ तक तो ठीक है प्रदेश स्तर तक, लेकिन जब वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचता है तो वो यही बात पूछी जाती है कि आपका अपना क्या है, जी आपका अपना अंदाज क्या है। जी तो वो जो भी उस टेस्ट को लेंगे या जिनके सामने भी या जिसके सामने आप जाएंगे, जी तो यही वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपने अंदाज में अपने ही कलाकारी को दिखाएं, अपनी काबिलियत को प्रेजेंट करें, जो आपका अंदर का हुनर है उसको लेकर के आएँ। तो सर एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुझे बताइए और गंभीरता से पूछ रहा हूँ, आप लेखक भी हैं, लिखते हैं जी। क्या कभी ऐसा मन हुआ कि जो मैं लिख रहा हूँ वही मैं खुद गाऊँ, ऐसा कुछ कभी मंच पे बना या भविष्य में कोई योजना? हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। जी मेरे कुछ गीत हैं जो कि मैंने खुद ही लिखे हैं और खुद ही उनकी लय बनाई है और मैं मंचों पे उनको परफॉर्म करते हैं, तरणों के साथ पढ़ता हूँ जी। मतलब। और कुछ कवियों को थोड़ा सा बुरा लगता है जी जी कि ये लिखता है और अपनी गीतों को गज़लों को तरुण से पढ़ता है और तो उसका इसका फ़ायदा मिलता है, तो कभी कभी कुछ कभी उससे थोड़ा नाराज रहते हैं कभी उनके नाम नहीं लूँगा जो नाराज़ रहते हैं, उन सबको मेरा प्रणाम है। नाराज़गी ना लें, युवाओं से संपर्क में, कहते हैं युवाओं का हौसला बढ़ाना चाहिए, और आप युवा हैं, बतौर युवा हैं, युवा ही हैं ना। तो दोस्तों एक सवाल और लेता हूँ, पत्रकारिता का 20 साल का अनुभव, अलीगढ़ के चप्पे चप्पे पर नज़र, हर खबर से वाकिफ़ रहते हैं आप, आपके मोबाइल पर बजती रहती है घंटी। इस प्रोफेशन को कैसे लेते हैं, क्या नज़रिया है बतौर पत्रकारिता, और आप उस समय की पत्रकारिता से हैं? मैं तो सुना हूँ सर, मैं उस दौर में पत्रकारिता मैंने तो की नहीं है, तो मुझे ये समझ में आता है, लोग कहते थे कि बड़ा पत्रकारों को, मतलब लोग मानते थे कि यार हाँ पत्रकार हैं, कोई एक लाइन है जिसमें लोग काम करते हैं, और लोग कुछ लोग भय का नाम लेते हैं, मुझे लगता है भय नहीं था, एक पार्ट ऑफ लाइफ उनका था। उस दौर से आज के दौर की पत्रकारिता में क्या अंतर लगता है आपको? देखिए, पहले अनुशासन था जी। पहले आज से 15-20 साल की पत्रकारिता की अगर आप बात करें जी, तो वहाँ सीनियर्स की इज्जत करते थे जी, हमने भी की है। और उस दौर में मोहनलाल दीक्षित जी थे, रमाकांत चतुर्वेदी थे, पंडित गिरीश शर्मा जी थे, पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी थे, ये ताऊ जीवन लाल जी थे, तो ये वरिष्ठ पत्रकार थे। इन लोगों का सानिध्य में मिला हरीश बेताब जी थे। हरीश बेताब साहब एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर, जी, जी। आज विश्व दर्पण, राष्ट्र प्राप्ता और नवभारत टाइम्स, जी। जनसत्ता और पंजाब केसरी, तमाम अखबारों में उन्होंने सेवाएं की। जी, जी। क्राइम भी उनके पास रही है, तो मैंने उनसे क्राइम की बात किया, बारीकियाँ सीखी हैं। क्या संदेश रहेगा सर आज के पत्रकारों को, किस तरीके से, क्योंकि समाज में हम रहते हैं, एक सवाल ये भी कई बार उठता है कि बड़ा रिस्की हो गया है काम करना पत्रकारिता में, कैसे लेते हैं उसको, क्या देखते हैं? सर, अगर आप इस प्रोफेशन को एक कॉर्पोरेट, जैसे कि मीडिया जब से कॉर्पोरेट हुआ है, अगर कॉर्पोरेट में अगर आपको
आप लेंगे तो उससे ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा कंपटीशन है आपका। नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया का डिफरेंस भी है जी। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया कि नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को भी सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ जी रहा है। जी आप जी मानते जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, आज का दौर है। यहाँ तकनीक का युग है जी यहाँ जो जितनी समय से खबर को लगा देगा उसकी टीआरपी वही सब कुछ हो जाती है। जी मानते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, इंटरनेट आज बड़ा प्लेटफॉर्म है हाँ। और लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। चुनौतियाँ हैं, लेकिन चुनौतियों का सामना कीजिए, ये मिशनरी वर्क है। जी यहाँ पर क्या है कि लोगों के वंचित, शोषित और अल्पसंख्यक समुदाय और जो ऐसा समाज जो कहीं ना कहीं हमारी जो एक शुद्ध धारा में नहीं है, उनको हमें हमेशा साथ लेके चलना होगा। सभी वर्गों को साथ लेके चलना होगा, किसी विशेष वर्ग का ही ध्यान नहीं रखना है। और अगर हम किसी विशेष वर्ग के लिए काम करेंगे ना तो हम पत्रकारिता नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा है कि हम कोई कारोबार कर लें। हाँ, इससे अच्छा है कि हम कारोबार कर लें। बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने, और ये सच्चाई भी है। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा सर, क्या सिंगिंग के माध्यम से आप, मतलब आप एकदम बताइएगा मुझे, सिंगिंग आप करते हैं, लिखते हैं, क्या संदेश दे सकते हैं समाज में, क्या बदलाव लाया जा सकता है सिंगिंग के माध्यम से? एक कवि और एक गायक जी अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल, आप बताइए, दर्शक सुनना चाहेंगे। जी ने लिखा था जी कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, जी, आज भी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। क्या सर, बहुत बढ़िया। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आज भी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। तो उसके पीछे क्योंकि पद्म भूषण और पद्मश्री ऐसे हमारे यहाँ की शख्सियत रही है जी जी जिन्होंने ये लिखा है। और वो जब संगीतबद्ध होकर जब फिल्मों से लौटा, फिल्म उपकार का ये गीत है जी और मनोज का साहब पर ये फिल्माया गया है, जी तो ये एक प्रेम का संदेश है। जी और प्रेम का संदेश ये कवि दे सकता है, और एक कवि और एक गायक चाहे जी। तो क्या नहीं कर सकता, समाज को जगा सकता है, सोए हुए समाज को जगा सकता है अगर वो चाहे तो। बहुत बड़ी बात कही सर आपने। पत्रकारिता के माध्यम से क्या लगता है किस तरीके से बदलाव करेंगे, और आप कैसे कर रहे हैं? कहते हैं कि मजदूर, पिछड़ा, शोषित, वंचित लोगों की आवाज़ को उठाना एक पत्रकारिता का हिस्सा है। क्या लगता है आज के दौर में भी ये सटीक बैठती है बात है? देखिए सटीक उनका काम है, अहले सियासत जाने, और हमारा पैगाम मोहब्बत है तो जहाँ तक पहुँचे। जी देखिए हमारा काम है समाज की सेवा करना, जी वो चाहे कलम के द्वारा हो, जी चाहे वो कैमरे के द्वारा हो, जी चाहे रिकॉर्डिंग के द्वारा हो, जी वो किसी भी तरीके से वो समाज की सेवा आप कर सकते हैं अगर पत्रकारिता में अगर आप हैं। जी जी इतना तो कर ही सकती है। और जब आप इतना करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जिसने मुंह दिया है वो चुका भी देगा। जी। अच्छा, एक सवाल देखिए, अब चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है सर आपके साथ। आपने कहा कि जिसने मुंह दिया है वो चुका भी देगा। चलिए, यहाँ तक तो लोग समझेंगे, मैसेज गया होगा। एक सवाल आता है सर कि बोलते हैं कि आपका कभी कोई ऐसा लेख या आपने कोई आर्टिकल लिखा हो या कोई खबर लिखी हो जिसको लेकर के कभी किसी महान भाव का फ़ोन आया होगा, साहब ऐसा मत करना या यहाँ कवरेज करने मत जाना, गुप्त रूप से बता दीजिएगा, नाम मत लीजिएगा, युवाओं को कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कैसे मैनेज किया? अलीगढ़ की एक प्रतिष्ठित पेपर था जी 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 जिसमें मुझे BL मधु साहब ने वहाँ ज्वाइन कराया था जी, और दैनिक अखबार था, यहाँ का पुराना अखबार था जी। मैं वहाँ पे मैंने एक खबर लिखी थी जी, वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी थी, और वहाँ जो डॉक्टर्स हुआ करते थे नौखा सिंह में, तो वहाँ गन शॉटिंग के केसेस भी आते थे। तो एक बार वो गन शॉटिंग छुपाया उन्होंने मुझसे, और वो गन शॉट आया था, तो मैंने उस केस लिखा, तो उसके बाद अगले दिन उनका फोन किया, सूचना आ गई जी। तो कैसे हैंडल किया बता दें, युवा समझ जाएंगे। जब आप कुछ ठीक होते हैं, जब आप देखिए खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो आर्टिकल छपा नहीं छपा? अब वो छपा, वो भी छपा है, ठीक। दरअसल लेकिन वो उसके लिए एक बात कह दी गई थी, जिम्मेदार आप होनी चाहिए। अच्छा, देखिए, मतलब संपादक जी के द्वारा या आपके जो बता दीजिए कि आप जाने इसको, हाँ आपको जवाब देना। तो ये भी एक बड़ा गैप नहीं बन जाता सर? एक रिपोर्टर है, उसको आप फील्ड में छोड़ रहे हैं और फिर आप पीछे हट जाते हैं, तो इंडिविजुअल उसके ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है। खुद का भरोसा होना चाहिए, आप खुद को ठीक खुद को होना चाहिए, बिल्कुल। मैं खुद ठीक था जी, मैंने पूरी तरीके से उसकी खबर की छानबीन की, स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद मैंने उस खबर को लिखा जी, और वो खबर छपी। अगर वो मेरे तर्क सही नहीं होती तो एक प्रतिष्ठित अखबार उस खबर को नहीं लगाया जी। मतलब आपके ऊपर उंगलियां कहीं ना कहीं उठती हैं। हाँ। दबाव मानते हैं पत्रकारिता में, दबाव रहता है? होता है, अपने सीरियस का दबाव तो होता ही है जी, और मैं ये गलत नहीं है, क्योंकि हमारी सीरियस हमारा कभी बुरा नहीं चाहिए जी।
अगर हमारे सीनियर कोई बात अगर हम समझा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भले के लिए है, या कहीं ऐसा नहीं इनकी जवाबदेही हो जाए, और उन अंशों को भी हटा देते हैं कभी कभी जिन अंशों से उसको कोई जवाबदेही करनी हो, या वो न्याय की प्रक्रिया में जाके वो जवाबदेही सबूतों को उसे पेश करना पड़े। ऐसा ना करना पड़े, इसके लिए हमारे सीनियर्स हमारे जो एडिटोरियल के लोग हैं वो उस चीज़ को संशोधित कर देते हैं। कई बार जब फील्ड में होता हूँ दोस्तों, मैं भी बतौर रिपोर्टर मैं जाता हूँ, तो मैं एक बात सुनता हूँ लोगों से, कई लोग बोलते हैं ऐसा कि साहब पत्रकारिता आज के दौर में छोटा चैनल, बड़ा अखबार, साप्ताहिक अखबार, साहब ये सोशल मीडिया का रिपोर्टर है कि मैं फलाने ढिमके का रिपोर्टर हूँ साहब। तो ये किस तरीके फेस किया? विशाल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी। और ये आपके अनुभव से आपने मास्कॉम किया है जी, इसलिए आप इसकी बारीकियों को जानते हैं। जी सर। दरअसल होता क्या है कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है जी, और उसका सर्कुलेशन छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जब आप उसको न्याय की प्रक्रिया में ले जाएंगे ना तो वहाँ सब समान समझ जाता है। उनकी नज़र में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, क्योंकि सबकी धुरी केंद्र बिंदु आरएनआई है, वही सबका स्टार्ट। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत जवाब दिया सर आपने। युवाओं को क्या संदेश देंगे आज इस इंटरव्यू के माध्यम से? और कुछ मैं ना पूछ पा रहा हूँ तो आप बोल दीजिएगा, चल रहा है कैमरा सर, मैं है ना? जी, युवाओं को ये संदेश दूंगा कि शॉर्टकट ना अपनाएं, जी और ख़ासतौर से पत्रकारिता में शॉर्टकट ना अपनाएं, जी, क्योंकि पत्रकारिता में शॉर्टकट का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं गलतियाँ करेंगे जी, और वो गलतियाँ कहीं भारी पड़ जाती हैं। जी, तो इसलिए कहीं ना कहीं उसका डिप्लोमा जर्नलिज्म 2 साल का कोर्स होता है, जी, डिग्री कॉलेज में है, जी, और पीजी भी होता है, जी। मास्कॉम भी है। जी, तो पहले पढ़ाई के साथ साथ इन डिप्लोमा को कर लें, और उसके बाद किसी भी बड़े अखबार या किसी चैनल में अप्रेंटिस करें, उसका आप कुछ सीखें, उसकी जानकारी हासिल करें और साथ काम करें किसी सीनियर के साथ, जी, और उसके बाद ही इस क्योंकि तब तक आपको ये पता लग चुका होगा कि एक खबर जब लिखी जाती है तो बड़ी जिम्मेदारी से लिखी जाती है, और उस खबर के साथ साथ उस अखबार की प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है, तो वो धूमिल ना हो, इसका विशेष ध्यान है। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो और आज हम दोस्तों कई मुद्दों पर बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन समय का अभाव रहता है। डिजिटल हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन बहुत सारी बातें मैं कई पार्ट में सर से करता रहूँगा, सर आपसे डिस्कस करूँगा और कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा करूँगा। आज शुरुआत की है मैंने विशाल जी के साथ में, बतौर सिंगर और बतौर विशाल जी का जो अनुभव है उसको लेकर के हमने शुरुआत की है। तमाम राजनीतिक मुद्दों पर, अलीगढ़ की हर हलचल पर हम बात करते रहेंगे। और सर एक बात और, छोटा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, बतौर पत्रकार आज की डेट में जो युवा तैयारी कर रहा है, आपने कहा जो मास कॉम कर रहे हैं या डिप्लोमा डिग्री होल्डर हैं, वो कैसे फील्ड में आ रहे हैं और उनकी नई चुनौती क्या दिखती है आपको आज? मतलब उनके सामने जो आप 20 साल पहले आपके साथ नहीं थी लेकिन आज है, ये आप सेम है, आपको क्या लगता है? ऐसा है कि देखिए किसी से कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता जी। है और कुछ खोकर ही कुछ पाया है। जी अब जब हमने डिग्री ले ली जी और अब हमको फील्ड में उतरना है, जी तो कहीं ना कहीं किसी सीनियर का साथ तो पकड़ना ही पड़ेगा। जी तो जब हम सीनियर का साथ पकड़ेंगे तो सीनियर की बातों को भी थोड़ा सीरियसली लेना होगा। तो हम अपनी बातें ना करें और हो सके उनसे कुछ सीखें, उनके साथ जाके समय देना चाहिए, आप कह रहे हैं ना, थोड़ा समय देना। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस ना करें। जी, अपने अंदर समझने का प्रयास करें, चीज़ों को, अपने आप को समय दें। लेकिन हाँ, समय जब आपको एक समय हो जाएगा जी इस फील्ड में, तो फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी, आप खुद जिम्मेदार हो जाएंगे खुद और अच्छे से सब काम हो कर सकते। जी, ये थे हमारे साथ में विशाल नारायण शर्मा जी। 3 मैंने सर के बारे में बताया, सिंगर भी हैं, पत्रकार भी हैं, लेखक भी। सर कोई कविता दर्शकों को सुना दें। दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम का नाम है, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा। आखिरी चलते चलते सर आपके साथ कोई एक कविता या कोई गीत या कोई गज़ल जो आप सुनाना चाहें। मैंने अभी आपसे जगजीत सिंह जी की गज़ल कहा था, चूँकि आपने गीत की बात करी थी। जी। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। क्या बात। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आज फिर दिल में एक तमन्ना की, जी। आज फिर दिल में एक तमन्ना की,
आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। बहुत सुंदर विशाल जी, बहुत बहुत सुंदर। अब हमारे साथ बने रहिए और खबरों को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। नमस्कार।